हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड तैयारी में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में मैं इथोलॉजी शुरू करने वाला हूं और बिल्कुल समराइज फॉर्म में हम इथोलॉजी को करते हुए चलेंगे। कहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस में शुरू कर रहा हूं इथोलॉजी के इंट्रोडक्शन से, और इस इंट्रोडक्शन से कौन कौन से प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में बन सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इथोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए कि इथोलॉजी हम किसे कहेंगे। तो इथोलॉजी की सिंपल सी डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे कि जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहा जाता है। तो बिल्कुल सबसे पहले हम इथोलॉजी क्या है उसकी बात करेंगे कि व्हाट इज इथोलॉजी। तो सिंपल सी चीज हो जाएगी, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहा जाता है। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहा जाता है। इसे हम एनिमल बिहेवियर भी कहते हैं या व्यवहारिकी भी कहते हैं। तो बिल्कुल आप ये शब्द भी याद रखेंगे कि इसे हम एनिमल बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं, या हिंदी में हम इसे जंतु व्यवहारिकी भी कह देते हैं। तो बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स आप याद रखें। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि सबसे पहला जंतु व्यवहारिकी वैज्ञानिक हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहला जो व्यवहारिकी वैज्ञानिक था उसका नाम आप याद रखेंगे, चार्ल्स डार्विन। यानी चार्ल्स डार्विन को सबसे पहला व्यवहारिकी वैज्ञानिक कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी देने वाले आपके चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन ने एक जहाज पर यात्रा की थी। उस जहाज का नाम आप याद रखेंगे। कभी कभी उस जहाज का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो उस जहाज का नाम था बीगल। और बीगल जहाज पर यात्रा करते वक्त चार्ल्स डार्विन ने कई जंतुओं का अध्ययन उनके प्राकृतिक आवासों में किया था। इसीलिए डार्विन को पहला व्यवहारिकी वैज्ञानिक माना जाता है। तो कई जंतुओं का डार्विन ने प्राकृतिक आवासों में अध्ययन किया था। कई जंतुओं का प्राकृतिक आवासों में अध्ययन किसने किया था? डार्विन ने किया था। अब डार्विन की सबसे फेमस पुस्तक आप लोगों को पता ही है। 1859 में डार्विन ने इस पुस्तक को लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति। बिल्कुल आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी डार्विन की और भी पुस्तकें हैं जिनकी हम बात करें तो
उसमें आप देखेंगे डार्विन की एक और पुस्तक है, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स। द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, याद रखेंगे, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स। तो इथोलॉजी के क्षेत्र में डार्विन के द्वारा रचित इस पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक और पुस्तक यहां पर याद रखनी है, डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स। डिसेंट ऑफ मैन descent of man and selection in relation to sex। तो इस पुस्तक के रचयिता भी आपके चार्ल्स डार्विन थे। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स, डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स, ये सारी पुस्तकें डार्विन ने लिखी थी। जो डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स है, इसमें डार्विन ने मानवीय संवेदनाओं का विवेचन किया। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, इस वाली पुस्तक में डार्विन ने मानवीय संवेदनाओं का विवेचन किया। यानी इस पुस्तक में मानवीय संवेदनाओं के बारे में जानकारी दी, जैसे कि इमोशंस, इंट्यूशंस। तो ये चीजें भी आप यहां पर याद रखेंगे। आगे हम देखें तो इथोलॉजी शब्द का सही अर्थों में प्रयोग किसने किया था। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इथोलॉजी शब्द का सही अर्थों में प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। इथोलॉजी शब्द का सही अर्थों में प्रयोग करने वाले कौन थे, तो उनका नाम आप याद रखेंगे, निको टिनबर्जन। निको टिनबर्जन। आगे हम निको टिनबर्जन के कई सिद्धांतों की भी बात करेंगे कि इन्होंने एनिमल बिहेवियर के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। इसके अलावा यहां पर हम और भी इंपॉर्टेंट पुस्तकों की बात करने वाले हैं, जैसे कि एक पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस। तो इथोलॉजी के क्षेत्र में यह एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एनिमल इंटेलिजेंस, और इसके रचयिता थे जॉर्ज जॉन रोमेनेज। बिल्कुल आपको इस पुस्तक के रचयिता का नाम याद रखना है। जॉर्ज जॉन रोमेनेज ने एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में जंतुओं के मनोविज्ञान के बारे में बताया। तो यह पुस्तक एनिमल साइकोलॉजी से संबंध रखती है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, एनिमल इंटेलिजेंस जॉर्ज जॉन रोमेनेज ने लिखी थी और ये एनिमल साइकोलॉजी या जंतुओं के मनोविज्ञान से संबंध रखती है। इसके अलावा एक पुस्तक हम यहां पर इंट्रोडक्शन में और देखते हैं, उसका नाम है इथोलॉजी ऑफ एनाटीडी। इथोलॉजी ऑफ एनाटीडी, जिसमें वाटरफॉल सम्मिलित किए गए हैं एनाटीडी में, वाटर बर्ड्स। तो इस पुस्तक के रचयिता थे ऑस्कर हाइनरॉथ। ऑस्कर
हीनरोथ। तो अगर आपसे पूछा गया है इथोलॉजी ऑफ एनाटोली पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ऑस्कर हीनरोथ थे। और इन्होंने किसके ऊपर काम किया था, तो वाटरफॉल्स के ऊपर काम किया था। वाटरफॉल्स, जिन्हें हम हिंदी में मुर्गाबी बोलते हैं, मुर्गाबी। तो मुर्गाबी के ऊपर या वाटरफॉल्स के ऊपर काम करने वाले वैज्ञानिक ऑस्कर हीनरोथ थे। हीनरोथ के कई शिष्य थे और इन शिष्यों में सबसे महत्वपूर्ण शिष्य का नाम आप लोग याद रखेंगे, कॉनराड लॉरेंज। आगे हम कॉनराड लॉरेंज की बात करते हैं। तो कॉनराड लॉरेंज को फादर ऑफ इथोलॉजी कहा जाता है, जो ऑस्कर हीनरोथ के शिष्य थे। तो बिल्कुल डिस्टेंस आप याद रखेंगे। हम फादर ऑफ इथोलॉजी किसे बोलते हैं, फादर ऑफ इथोलॉजी किसे कहा जाता है, तो कॉनराड लॉरेंज को फादर ऑफ इथोलॉजी कहा जाता है। बिल्कुल इथोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है कॉनराड लॉरेंज, जो वियना विश्वविद्यालय ऑस्ट्रिया से संबंध रखते थे। वियना यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर है, उससे संबंध रखते हैं। बिल्कुल इनका संबंध कहां से था, तो वो भी आप याद रखेंगे, वियना विश्वविद्यालय ऑस्ट्रिया से ये संबंध रखते हैं। लॉरेंज ने अनेक जंतुओं का अध्ययन किया, जिसमें सबसे प्रमुख जो अध्ययन इन्होंने किया था वो राजहंस के ऊपर किया था। बिल्कुल आप याद रखेंगे, राजहंस। इन्होंने अध्ययन किया था राजहंस के ऊपर। और राजहंस को हम ग्रेलेग गीच के नाम से भी जानते हैं। ग्रेलेग गीच, राजहंस पक्षी के ऊपर अध्ययन करने वाले आपके कॉनराड लॉरेंस थे, जिन्हें हम फादर ऑफ इथोलॉजी बोलते हैं। और ये ऑस्कर हीनरोथ के शिष्य थे और इन्होंने राजहंस या ग्रेलेग गीच पक्षी के ऊपर अपना अध्ययन किया था। और कॉनराड लॉरेंस ने ही इम्प्रिंटिंग सिद्धांत की नींव रखी। इम्प्रिंटिंग सिद्धांत, या जिसे हम अध्ययन कन भी बोलते हैं, अध्ययन कन, हिंदी में से अध्ययन कन कहते हैं। तो इम्प्रिंटिंग सिद्धांत देने वाले भी आपके कौन हो जाएंगे, कॉनराड लॉरेंज हो जाएंगे। अब कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई इम्प्रिंटिंग या अध्ययन पर प्रारंभिक अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना कि इम्प्रिंटिंग का सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो आंसर जाएगा कॉनराड लॉरेंज। लेकिन इम्प्रिंटिंग पर या अध्ययन पर प्रारंभिक अनुसंधान किसने किया था। अगर हम बात करें अध्ययन या इम्प्रिंटिंग पर प्रारंभिक अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, जिन्होंने चूजों पर काम किया था। और प्रारंभिक अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक आप याद रखेंगे, डुगलास ए स्पेल्डिंग। बिल्कुल आपको याद रखना है, डुगलास ए स्पेल्डिंग वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इम्प्रिंटिंग पर प्रारंभिक अनुसंधान किया। लेकिन इम्प्रिंटिंग सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो कॉनराड लॉरेंज थे। अब कॉनराड लॉरेंज की जो बुक्स है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉरेंज की किताबें, वो आप लोग याद रखेंगे कि लॉरेंज ने कौन कौन सी किताबें लिखी। तो सबसे पहली किताब आप याद रखेंगे, किंग सोलोमन्स रिंग। किंग सोलोमन्स
रिंग, किंग सोलोमन्स रिंग, ये कॉनराड की पुस्तक का नाम है। दूसरी आप याद रखेंगे मैन मीट्स डॉग, मैन मीट्स डॉग, ये भी कॉनराड की पुस्तक का नाम है। और इसके अलावा एक पुस्तक आप और याद रखेंगे ऑन एग्रेशन, इस पुस्तक को भी कॉनराड ने लिखा था। तो किंग सोलोमन्स रिंग, मैन मीट्स डॉग, ऑन एग्रेशन, इन सभी पुस्तकों के रचयिता कॉनराड लॉरेंस थे। इथोलॉजी के क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिकों ने काम किया है, जिन्हें 1973 में सम्मिलित रूप से नोबेल प्राइज दिया गया था। इथोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी 1973 का नोबेल प्राइज जो दिया गया था, उसमें सबसे पहला नाम आप याद रखेंगे फादर ऑफ इथोलॉजी कॉनराड लॉरेंज। दूसरा नाम यहां पर आता है कार्ल वॉन फ्रिश, बिल्कुल कार्ल वॉन फ्रिश, जिन्होंने मधुमक्खी की भाषा को समझा था। और तीसरा नाम यहां पर आता है निकोटिन बर्जन। तो ये 3 वैज्ञानिक जो थे वो इथोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक कहे जा सकते हैं, जिन्हें 1973 का नोबेल प्राइज दिया गया। कॉनराड लॉरेंज, कार्ल वॉन फ्रिश, निकोटिन बर्जन। कार्ल वॉन फ्रिश ने मधुमक्खी की भाषा को समझने में योगदान दिया था। तो अगर आपसे पूछा गया है कि मधुमक्खी की भाषा को समझने में योगदान देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, इथोलॉजिस्ट कौन थे, तो कार्ल वॉन फ्रिश आप याद रखेंगे। इसके अलावा निकोटिन बर्जन ने भी बहुत सारी किताबें लिखी है, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निकोटिन बर्जन की जो किताबें हैं उसकी हम बात करें तो सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स आप याद रखेंगे, सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स, सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स निकोटिन बर्जन की किताब का नाम है। इसी प्रकार से आप याद रखेंगे द एनिमल इन इट्स वर्ड, द एनिमल्स एंड द एनिमल्स इन इट्स वर्ड, बिल्कुल द एनिमल्स इन इट्स वर्ड आप याद रखेंगे। और तीसरी पुस्तक है सिंपल एनिमल बिहेवियर, बिल्कुल आपको याद रखना है। तीसरी पुस्तक का नाम है एनिमल बिहेवियर। तो निकोटिन बर्जन ने भी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है। सबसे पहली बुक आप याद रखेंगे सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स, दूसरी पुस्तक आप याद रखेंगे द एनिमल्स एंड इट्स वर्ल्ड, एंड तीसरी पुस्तक है एनिमल बिहेवियर। तो यहां से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, आप पुस्तकों के नाम भी डिस्टेंस याद रखेंगे। तो इस प्रकार से इथोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट परिचय है वो हमने इस वीडियो में देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप लोगों को बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम और भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।